नमस्कार दोस्तों। यहाँ पर हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने क्या लर्न किया? बेसिक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, नेट प्राइस किसको बोलते हैं, करेक्ट। और पार्ट 2 में हमने देखा कि फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। हम पार्ट 3 में देखेंगे कि परसेंटेज को कैसे यूज़ करते हैं अंदर। और इसमें साथ साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सीखना है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स, पर्टिकुलरली ये जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें आपको सबसे ज़्यादा कौन से क्वेश्चंस मिलेंगे? वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है। हमने ऑलरेडी ये सारे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में पढ़ लिए हैं। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म वगैरह फार्मूलाज जो है, एक फार्मूला हमने स्टार्टिंग में बनाया जिसके अंदर से दो और बना दिए मानो, करेक्ट। सबसे पहला फार्मूला ये था तो हमने उसमें से ये बनाया, ये बनाया, ये वाला बेसिक फार्मूला था। ठीक है। उसमें से दो और फार्मूले बनाए। लॉस का मेन फार्मूला था, उसके अंदर से दो और हमने बना दिए। तो ये सब रिमेंबर करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? रिमेंबर। और पार्ट 2 में हमने ये भी पढ़ा था कि इज इक्वल टू के तरफ, दोनों तरफ, मतलब कोई माइनस है वो अगर इज इक्वल टू के तरफ उस साइड ले जाना है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है और इज इक्वल टू के इस तरफ लाना है तो माइनस हो जाएगा, मतलब ऑपोजिट जो साइन है वो लगेगा। अच्छा, परसेंटेज। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको परसेंटेज के भी क्वेश्चंस आएंगे। मैं जैसे बता दूं कि मेरे पास एक आइसक्रीम है। क्या है? आइसक्रीम। जो मुझे तो खा जाना है, ठीक है। बट मानो मेरे पास आया कि मुझे आइसक्रीम दो। अभी मैं सोचने लगा कि आइसक्रीम मैं खाऊं कि मानव को दूं, या मानव को मैं सेल करूं। तो सोचा मानव को सेल करता हूं। बट सेल तो करना है क्योंकि ये आइसक्रीम मैं तो 9 रुपये में लाया हूं, ठीक है। बट मुझे इसमें से 10% प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए? 10% प्रॉफिट चाहिए एक आइसक्रीम पे, जो मुझे मानव को देना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस है और आपको सेल करना है। सेल 10% पे करना है प्रॉफिट पे, 10% प्रॉफिट आपको लेना है इसके ऊपर। तो आप कैसे करेंगे? तो उसी के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज बोलते रहते हैं। आप जब से स्कूलिंग जा रहे हैं तो एवरी हाफ ईयर या ईयरली आपके मार्क्स आते हैं। स्कूल में से बोलते हैं कि आपका इतना परसेंटेज आया, घर पे फादर मदर बोलते हैं कि इतना परसेंटेज आया, परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, कम आया, ज़्यादा आया, वेरी गुड, नॉट गुड। बट ये परसेंटेज होता क्या है? तो सबसे पहले परसेंटेज को समझना जरूरी है कि परसेंटेज माने क्या। परसेंटेज कुछ नहीं है, इट इज सिंपली आपको आउट ऑफ 100 कितना मिला, बस यही है। उसी को परसेंटेज बोलते हैं। 100 ही क्यों? 100 एक दुनिया भर में एक सेट की हुई वैल्यू है कि 100 एक ऐसी वैल्यू है कि जहां पे सब लोगों को क्वेश्चंस या जो भी एग्जाम्स वगैरह लेते हैं तो आउट ऑफ 100 होता है। तो 100 एक बेंचमार्क बन गया है कि भाई 100 में से आपको कितने आए। मैं आपको दो चीज बता रहा हूं, दो सेंटेंस है अलग अलग। पहला सेंटेंस, आपके 100 में से कितने मार्क्स आए। दूसरा सेंटेंस बोल रहा हूं,
आपको कितने परसेंटेज आए। जो मैंने पहले बोला और जो अभी बोला दोनों का मतलब एक ही है कि 100 में से कितने आए, तो उसको छोटा करने के लिए मैं बोलूँगा कितने परसेंटेज आए, तो छोटा हो गया सेंटेंस अपना। वैसे ही राइटिंग में उसके लिए परसेंटेज के लिए एक सिंबल है, दैट इज परसेंटेज। इस तरह से उसको लिखा गया है, इसको बोलते हैं सिंबल। तो मेन हमें ध्यान रखना है कि आउट ऑफ 100 कितना आया। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे डायरेक्ट समझाने के लिए। आउट ऑफ 25 आपको 20 मार्क्स मिले। लेट्स से आपका मैथ्स का ही टेस्ट था, यूनिट टेस्ट, मैथ्स का यूनिट टेस्ट था। यूनिट टेस्ट तो आपको पता है 25 मार्क्स का होता है। कोई स्कूल में 20 आउट ऑफ 20 में लेते हैं, कोई स्कूल में आउट ऑफ 10 मार्क्स। तो लेट अस टेक कि आपका यूनिट टेस्ट है, कितने मार्क्स का है, 25 मार्क्स। तो 25 आपको 20 मार्क्स आया। कितने, 20 मार्क्स आए आउट ऑफ 25। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ 25। और आप देखेंगे मैंने जानबूझ के ये टेबल बनाया है, मतलब समझाने के लिए। तो आउट ऑफ 25 मानव को कितने मार्क्स आएंगे, 20 मार्क्स आए। कौन से सब्जेक्ट में, मैथ्स। तो अभी मैं आपको पूछ रहा हूँ, दो चीज पूछ सकता हूँ, दोनों का मतलब सेम है। आपको 100 में से कितने आए या फिर परसेंटेज कितने आए। तो ये जो है ना आउट ऑफ तो आउट ऑफ 25, तो उसके जस्ट नीचे हम रखेंगे आउट ऑफ 100। कितने मार्क्स आए तो आपको पता नहीं है। सही। अच्छा, अभी एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे ए और ए आउट ऑफ 100 और 20 मार्क्स, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखा 100 एंड 20। ये आपको माइंड में रख लेना है कि क्रॉस में ये जो है इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा, ये जो है वो डिवाइड होगा, और इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब कि ये हमारा आंसर आएगा। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला है 100 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 25। 25 4 जा 100 इज इक्वल टू परसेंटेज मार्क्स 4, यही चीज 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80 मार्क्स। तो ये क्या हुआ, 80 मार्क्स आए आउट ऑफ 100। अभी आउट ऑफ 100 इतना लिखने से अच्छा है परसेंटेज लिखे। अभी परसेंटेज का स्पेलिंग बहुत बड़ा है, परसेंटेज लिखने से अच्छा है कि उसका सिंबल ही रख दो, तो आपका टाइम भी बचेगा। इसीलिए यहाँ पे परसेंटेज सिंबल यूज होता है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि परसेंटेज किस तरह निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, चलो हम दूसरा चीज सीखते हैं। मानव है, मानव का फ्रेंड है, बताओ नाम कोई अपने फ्रेंड का, कोई भी। सुयोग। सहयोग, सहयोग, सुयोग, सुयोग। सुयोग। अच्छा, उसको ये पता है कि उसके परसेंटेज कितने आए। मानव ने पूछा कि भाई कितना परसेंटेज आया, तो वो बोला मेरा तो 80% आया। नहीं, मार्क्स कितने आया यूनिट टेस्ट में, आउट ऑफ 25 कितना आया, तो क्या वो तो पता नहीं। अरे कैसे पता नहीं, चलो हम दोनों बैठ के निकालते हैं कि कैसे, कितने मार्क्स आए तुम्हारे। तुमको परसेंटेज तो पता है और आउट ऑफ भी पता है 25, तो खाली मार्क्स ही नहीं पता है। तो चलो ढूंढते हैं। तो हमारे पास ये बॉक्स ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे वापस लिख लो आउट ऑफ 25, हमको ये चीज़ पता नहीं है। आउट ऑफ 100 तो 80%, मतलब कि 80 यहाँ पे लिख दिया। हमारे पास ये एक ही वैल्यू नहीं है।
तो हमने अगेन जो आगे जो फॉर्मूला किया था उसी हिसाब से यहाँ पर ये फॉर्मूला अगेन लगाया। देखा आपने, 4 इंटू क्वेश्चन मार्क्स। अभी क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे है। अभी ये जो 4 है वो 4 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज है। क्या है ये? 4 मल्टीप्लाई बाई क्वेश्चन इज इक्वल टू 80 है। अभी ये 4 क्या है? मल्टीप्लाई है, तो इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 80 डिवाइड बाई 4। अच्छा, 80 डिवाइड बाई 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, 80 डिवाइड बाई 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, 80 डिवाइड बाई 4 इस तरह भी लिख सकते हैं। और कोई तरीका मानो? और आई थिंक नहीं इतना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? मार्क्स, दैट इज आउट ऑफ 25। यहाँ पे कोई परसेंटेज वगैरह नहीं आएगा क्योंकि वो आउट ऑफ 100 नहीं है। तो टोटल मार्क्स कितने आए? 20। तो अब दोनों ने मिल के बैठ के यहाँ से समझ लिया। ठीक है, तो अभी तक जो हम पढ़े वो ये पढ़े कि ये परसेंटेज क्या होता है, किस तरह उसको निकालते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वही टेबल में अगेन समझाऊंगा कि आउट ऑफ ए डी मार्क्स आए और आउट ऑफ 100 डी मार्क्स आए। हमें ये कभी क्वेश्चन पूछे तो ये हो सकता है कि हमें ए न दिया हो, या फिर बी न दिया हो, या फिर डी न दिया हो, बट 100 तो यहाँ पे फिक्स ही है क्योंकि हमें तो परसेंटेज निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा 100 मल्टीप्लाई बाई बी डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू डी। तो ये हमें हमेशा रिमेंबर करना है ताकि हम आगे कहीं पर भी फंसे नहीं। जैसे कि बैक जाता हूँ, सोचो कि हमें ये वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ पे हमको 20 दिया है कि पता नहीं कितने मार्क्स का पेपर था बट मुझे 20 मार्क्स आए और मेरे जो परसेंटेज थे वो 80 आए। तो मानो बोलेगा चलो ढूंढ लेते हैं वो भी आउट ऑफ कितने आए। तो यहाँ पे ए आ जाएगा, मतलब कि ए हमें पता नहीं है, बी हाँ पता है 20 आए, 100 तो है ही है, और 80 मतलब कि यहाँ पे 80 रख देंगे, 80% मतलब। बस अगेन यही फॉर्मूला लगाएंगे और उसको नीचे सॉल्व करेंगे। अच्छा, यही चीज़ हमें याद रखनी है मेन। ठीक है, ये फॉर्मूला। अभी हम यहाँ पे एक लेंगे वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, माई नेट प्राइस ऑफ चॉकलेट इज 20 रुपीज एंड आई वॉन्ट टू हैव 5% प्रॉफिट, एट वॉट प्राइस ही विल सेल। करेक्ट, मेरे पास 20 रुपये की चॉकलेट है, नेट प्राइस मैंने जो खरीदा है, बट उसको मुझे बेचना है, बट कितने प्रॉफिट पे? 5% प्रॉफिट लेना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि जो वर्ड है ना उसमें से आप हाईलाइट कर दीजिए कि नेट प्राइस कितना रुपीस दिया है? 20 रुपीस। प्रॉफिट कितना दिया है? 5%। और हमें क्या ढूंढना है? सेल ढूंढना है। ठीक है, अभी हम देखेंगे ये रुपीस में दिया हुआ है, ये तो परसेंटेज में दिया है, रुपीस में तो दिया नहीं है। सेल प्राइस तो हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे हमने लिस्ट डाउन कर दिया, नेट प्राइस 20 रुपीस, प्रॉफिट 5% और सेल पता नहीं। यहाँ पे नेट प्राइस 20 रुपीस है तो हमें 20 रुपीस प्रॉफिट होगा, जो आगे हमने फॉर्मूला पढ़ा है वही लगा रहा हूँ यहाँ पे। और आउट ऑफ 100 नेट प्राइस 5 रुपीस प्रॉफिट, यही चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, मतलब जो यूनिट सेम नहीं है ना वो हमें यूनिट सेम करना है पहले, क्योंकि सेल का फॉर्मूला तो हमको पता है। ठीक है, ठीक है।
यहाँ पे आप देखेंगे नेट प्राइस एंड प्रॉफिट आर नॉट सेम यूनिट, दोनों सेम यूनिट नहीं है, क्योंकि ये रुपीस में दिया है और ये परसेंटेज में दिया है। ठीक है, सो फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट टू सेम और इक्वल यूनिट, दोनों इक्वल यूनिट होना चाहिए ना। आपने अभी तक पढ़ा होगा कि किलोग्राम में दिया है और कुछ ग्राम में दिया है, तो आपको तो एक ही यूनिट में लाना पड़ेगा, आइदर ग्राम में ला दो या फिर उसको किलोग्राम में चेंज कर दो। जब एक समान यूनिट होगा तभी आप आगे कैलकुलेशन कर सकते हो, अदरवाइज हमारा तो सिंपल फॉर्मूला है कि नेट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस नेट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस प्लस प्लस माइनस प्रॉफिट। क्या आएगा? प्रॉफिट है ना अपना। यस सेल प्राइस ढूंढना है ना हमें, तो सेल प्राइस इज इक्वल टू नेट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये तो फॉर्मूला पता ही है हमें, ये हमने तीन चीज़ें निकाल ली यहाँ पे, नेट प्राइस, प्रॉफिट और सेल। तो हमारा सिंपल फॉर्मूला है सेल प्राइस इज इक्वल टू नेट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, बट नेट प्राइस हमारा क्या है? 20 रुपीज़। प्रॉफिट क्या है? 5%। यहाँ पे ये क्या है? रुपीस है, ये रुपीस है और ये है परसेंटेज है, तो ये दोनों यूनिट सेम हुए? नो नो। तो सबसे पहले हमें इस फॉर्मूले से सॉल्व करने से पहले दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो वर्ड प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। समझ में आया? तो हमें सबसे पहले वही आगे जो ये जो है उसी हिसाब से हमें गिनना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सेम मैं बॉक्स बना रहा हूँ, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये बन गया। ये और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सीधा टेढ़ा मेढ़ा आएगा तो बन गया। तो 100 मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइड बाय ए, जो अपना फॉर्मूला था। ठीक है, तो यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे आ गया, डी की जगह 5 आएगा, ये रहा। तो इसको आप हम काटेंगे, 0 से 0 कट हुआ, 2 5 जा 10, तो 5 आएगा यहाँ पे। तो बी इस तरफ है, इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 डिवाइड बाय 5, तो इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा रुपीस में आ गया। अभी क्या हो गया? रुपीस में। तो प्रॉफिट हमारा क्या हो गया? 1 रुपीस। तो ये रहा फॉर्मूला। अब जाके हम वो फॉर्मूला, नाउ वी गॉट द सेम यूनिट वैल्यू। यूनिट वैल्यू दोनों का सेम हो गया ना, यहाँ पे ये भी रुपीस में हो गया और जो 20 रुपीस अपना नेट प्राइस था वो भी सेम हो गया। तो यहाँ पे मैंने नेट प्राइस लिख दिया और यहाँ पे प्रॉफिट लिख दिया। तो मेरा सेल प्राइस क्या हो गया? 21। ठीक है, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम जो है ना हमको घुमा रहे। अगर मुझे सिंपली क्वेश्चन पूछा होता कि नेट प्राइस ऑफ चॉकलेट इज 20 रुपीज एंड वांट टू हैव 1 रुपीज प्रॉफिट, तो सेल प्राइस क्या है वो ढूंढना होता। अगर ये सीधा क्वेश्चन है ये, तो अगर सीधा क्वेश्चन पूछा होता तो हमको डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करना था। ये वाला सीधा फॉर्मूला लगाया, 20 रखा, 1 रखा और ये आंसर आ जाता। बट यहाँ पे परसेंटेज पूछा है तो दोनों का यूनिट वैल्यू अलग अलग हो गया, तो उसको सेम करने के लिए हमने ये सारा चीज़ करना पड़ा।
वर्ड प्रॉब्लम, यहाँ पे आपको कुछ हिंट बताऊंगा जिसकी लिए आपको वर्ड प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आई हेट वर्ड प्रॉब्लम। बात सही है तो मुझे बताओ, बात सही है, राइट? Yes. हाँ, वर्ड प्रॉब्लम बहुत तकलीफ देता है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, आपको कुछ जो जनरल बेसिक फॉर्मूलाज है वो पूरा याद रखना पड़ता है। आगे जाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम मैंने 4 तरीके से डिवाइड किया है। सबसे पहले सेंटेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही कोई वर्ड प्रॉब्लम दिया हो तो आप समझिए कि कोई इंग्लिश का कोई क्वेश्चन है या फिर कोई पैराग्राफ है जिसको आप पढ़ रहे हो और समझ रहे हैं, तो उसी तरह आपको समझना है। और जैसे ही आप वर्ड प्रॉब्लम पढ़ रहे हो तो उसमें से कोई भी एक कैरेक्टर, जैसे कि शॉपकीपर वॉन्ट्स टू सेल, तो आप खुद एक शॉपकीपर बन जाइए। आप सोचिए कि मैं शॉपकीपर हूँ, अभी आपको क्या क्या करना है उसके बाद सोचिए, तो आप ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे। पुट योर सेल्फ एट 1%। वर्ड प्रॉब्लम के अंदर जो भी दिया है वहाँ पे आप अपने आप को एक जगह पे रख दीजिए, ताकि आपको इमेजिनेशन आएगा कि हाँ ये मैं हूँ, मुझे इसको किसको देना है, इसको ये देना है, अच्छा उसके से उधर देना है। तो हमें माइंड में ही पता लग जाएगा कि अरे मैंने इतने रुपए में दिया और मुझे तो इतने रुपए में पड़ा है, तो ये तो मुझे लॉस जा रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। दूसरा, आपको सिनोनिम्स का नॉलेज होना चाहिए। सिनोनिम्स मतलब समानार्थी, मतलब कि सेम मीनिंग वाले वर्ड। हमें अभी तक जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं नेट प्राइस, सेल प्राइस, एडिशनल प्राइस और प्रॉफिट। बट वर्ड प्रॉब्लम में बॉट, बाय, इस तरह के वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो उसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि दिस इज़ द नेट प्राइस। तो आप ये ज़्यादा रिमेंबर कर लेंगे कि बॉट दिया हो या बाई किया हो तो उसको क्या बोलते हैं, नेट प्राइस। सेल प्राइस, सेल प्राइस को जनरली लिखते हैं सोल्ड और सेल, और कुछ और भी हो सकता है। एडिशनल प्राइस, एडिशनल प्राइस की जगह पे आपको लिखा होता है कि ट्रांसपोर्टेशन, कि मैं चॉकलेट लेने गया और रिक्शा में आया तो 5 रुपया मेरा ट्रांसपोर्टेशन लगा। या फिर ये भी हो सकता है लेबर, मतलब मेरे घर पे टेबल था, टेबल में 100 रुपीज़ में लाया, बट टेबल थोड़ा टूट गया तो मैंने 20 रुपया रिपेयरिंग का लेबर दिया। तो बंदे को बुलाया, उसके पास 20 रुपया दिया और उसने मुझे ठीक करके दिया, तो 20 रुपया वो आपको एडिशनल लगा आपके कॉस्ट प्राइस के ऊपर। Yes. हाँ, तो वो चीज़। फिर फ्यूल आया, रेंट, ये सारे वर्ड्स एडिशनल में आते हैं, तो वो भी आप रिमेंबर कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा है। फिर प्रॉफिट है तो अर्न, एक्सेट्रा। अच्छा, एक और मेरे से रह गया है, दैट इज लॉस। लॉस, तो लॉस के लिए आई लॉस्ट, इस तरह के वर्ड्स हो सकते हैं। अच्छा, आगे जाएंगे। गेट द वैल्यू एंड लिस्ट डाउन, हमेशा वर्ड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें, सिनोनिम्स ढूंढे और आप एक जगह पे लिख लीजिए। यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दीजिए नीचे, जस्ट जैसे ही पढ़ते समझ में आता है उसके बाद तुरंत लिस्ट डाउन कर दीजिए कि कॉस्ट प्राइस है इसमें, नहीं है तो नो, क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। एडिशनल दिया है तो यहाँ पे लिख दीजिए, नेट प्राइस दिया है तो यहाँ पे लिख दीजिए, सेल प्राइस दिया है तो यहाँ पे लिख दीजिए, और यहाँ पे है तो यहाँ पे लिख दीजिए। और विदाउट फेल बैक में ये जो है ना रुपीस, तो ये सारा यूनिट बोलते हैं, सारे यूनिट सेम होने चाहिए। मैं कब से यहाँ पे रुपीस का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको भी रुपीस ही आए। आपको यहाँ पे बोल दे कि भाई केजी, यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे भी ग्राम है, यहाँ पे भी ग्राम है, यहाँ पे केजी है, तो ये तो सब अलग अलग यूनिट हो गए। तो आपको सारे के सारे जो है उनको एक यूनिट में कन्वर्ट करना रहेगा। और ये जो चौथा नियम है
to confuse, you may get the different unit value like percentage, kg और ग्राम. ठीक है, मैंने अभी बताया. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप पीछे लिखिए, उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि सारे यूनिट सेम होने चाहिए. अगर सेम नहीं है तो आपको सेम करने पड़ेंगे. सेम करने के लिए आपको दूसरा कोई फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा. जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में हम परसेंटेज का फॉर्मूला यूज़ किया, अभी आपको समझाया पूरा, क्योंकि उसमें वेरी सिंपल था, बट बीच में परसेंटेज घुसा दिया. तो परसेंटेज घुसा दिया तो परसेंटेज को पहले सेम यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए हमें अलग फार्मूला लगाना पड़ा, उसको अलग से सॉल्व करना पड़ा. उसके बाद जो मेन फार्मूला था वो हमने लगाया था. अभी वही है अखिलेश, ये वाला एक वर्ड प्रॉब्लम है. तो मैंने क्या किया, ये चीज़ देखा, ये मैंने हाईलाइट कर दिया अलग से. स्पेंट ऑन कलर, स्पेंट आ गया तो ये एडिशनल प्राइस हो गया. देखा, यहाँ पे वर्ड आपको सिनोनिम्स दे दिया. और प्रॉफिट ऑफ 14.5%, तो बॉट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस और इतना रुपीस हो गया. मैंने बोला था कि सबसे पहले आप लिस्ट डाउन कर दो. ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो गया. यहाँ पे परसेंटेज में है ना, आपने देखा परसेंटेज है. ठीक है, तो परसेंटेज को पहले टेबल बना के लिख लीजिए. हाँ, इसको पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, ठीक है. बहुत लंबा है, आप यहाँ पे ये देख लीजिए, यही चीज़ है. 14.5% पे लाना है. ठीक है, उसी तरह मैंने यहाँ पे दूसरे वर्ड प्रॉब्लम दिए हैं. आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं और इसको एक बार आप करके देखिए. अगर नहीं हो पा रहा है तो अगेन आप बैक जाइए, फिर से उसको समझिए, अच्छा रहेगा. प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है. हम फोर्थ पार्ट में ब्रोकरेज एंड कमीशन आएगा, जो आई थिंक क्लास 6 एंड 7th में जनरली आता है. ब्रोकरेज एंड कमीशन, ब्रोकरेज एंड कमीशन दोनों वर्ड सिनोनिम्स है, दोनों का मतलब एक ही होता है, बट उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है. और मैंने जानबूझ के उसको अलग से रखा है ताकि आपको उसी के ऊपर हम ज़्यादा डेप्थ में पढ़ सकेंगे. अगेन अबाउट मी, इंटेंशन इज़ टू हेल्प द किड्स टू लर्न ईजी एंड बेटर वे. मेरा इंटेंशन एक ही है, मैं साथ में अपने बेटे को पढ़ाता हूँ. तो मैंने सोचा कि बेटे को पढ़ाते पढ़ाते क्यों ना दूसरे बच्चे भी समझे. तो मुझे जिस तरह आता है उसी तरह समझाया है. अभी मानव तो समझ रहा है, आप भी देख लीजिए, आप भी समझ लीजिए. ठीक है मानव, अभी क्वेश्चन करेंगे. Have a good day. गुड डे.